हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि सीवीटी 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, उस टाइप का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर को पता करने को कोशिश करेंगे। तो जो लोग चैनल में नया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप खुद वीडियो देखने के साथ साथ आपका फ्रेंड सर्कल में जो लोग अभी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका जो लाभ वो लोग भी उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राविमेट्रिक डॉट सैंपलर इज डैश। जो ग्राविमेट्रिक डॉट सैंपलर है वो एक क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स, फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स, इट हैज बोथ द फीचर्स, नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, ग्राविमेट्रिक डॉट सैंपलर जैसे जानते हैं कि एक इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स है, ठीक है। अच्छा, इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स मतलब क्या है? और ये जो फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स ऑप्शन बी में दिया है, ये दोनों क्या है और ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? किसको बोलेंगे हम इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स और किसको बोलेंगे कि फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स? उसको एफएलपी भी बोलते हैं, फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स को शॉर्ट में बोलते हैं एफएलपी, ऐसे भी लिखते हैं फ्लेम प्रूफ। फ्लेम से एफएल, प्रूफ से पी, एफएलपी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स मतलब वो ऑपरेटर्स होता है जो कि मतलब उसका मतलब इतना उसके बीच में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ऐसा कुछ स्पार्क क्रिएट कर सके जो कि इग्नाइट कर सके उसका सराउंडिंग में जो भी इनहेलेबल चीज़ रहेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वो तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मान लीजिए कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम इशू आ गया, ऐसे कुछ स्पार्क निकल गया। शॉर्ट सर्किट होने से स्पार्क निकलता है कि नहीं? तो जो स्पार्क निकलता है, अगर उसका मतलब बगल में कुछ इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जैसे मान लीजिए बहुत ही फाइन डस्ट है या फिर ऐसे कुछ मतलब चीज़ है जो कि आग पकड़ सकता है इजीली, ऐसा कोई चीज़ है, जैसे बहुत फाइन पार्टिकल का डस्ट एनवायरनमेंट में मान लीजिए उस इक्विपमेंट को हम यूज कर रहे हैं, तो उस ये जो इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स रहता है उसमें उतना कैपेबिलिटी ही नहीं है कि उतना इंटेंसिटी का स्पार्क क्रिएट कर सके जो कि इग्नाइट कर सके कोई भी इनफ्लेमेबल मटेरियल को। तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स, ठीक है। उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी ही वही रहता है कि वो इनकैपेबल है, वो उसके पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि कोई सफिशिएंट इंटेंसिटी का स्पार्क क्रिएट करने के लिए जो कि आग को अंजाम दे सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स, जिसका एग्जाम्पल ग्राविमेट्रिक डस्ट सैंपलर है, ठीक है। और ये फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स क्या है? फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स मतलब वो ऑपरेटर्स जो कि मान लीजिए कोई वो जिस एनवायरनमेंट में उसको यूज कर रहे हैं वहाँ पे कुछ मान लीजिए एक्सप्लोजन हो गया, तो उसको विथस्टैंड करने के लिए उसके पास कैपेबिलिटी हो। यानी कि मान लीजिए कोई भी एनक्लोजर के अंदर मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स को, एनक्लोजर का अंदर मतलब कोई एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर, और वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन हो गया, तो ये फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स को डैमेज नहीं कर पाएगा। फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स उस एक्सप्लोजन को विथस्टैंड करने के लिए उतना पोटेंशियल उसके अंदर है, उसको बोलते हैं फ्लेम प्रूफ। इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स और इसके बीच में डिफरेंस समझ में आया ना? इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स मतलब क्रिएट ही नहीं कर पाएगा उतना स्पार्क जो कि आग पकड़ सके, और फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स अगर कुछ एक्सप्लोजन हो गया तो वो विथस्टैंड कर पाएगा, उतना कैपेसिटी उसके अंदर है कि वो उसको झेल लेगा, ठीक है, वो डैमेज नहीं होगा, उसको बोलते हैं फ्लेम प्रूफ। तो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर एक इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स है, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why different types of explosives are not normally charged in the same shot hole? ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता है कि एक पर्टिकुलर शॉट होल में
हम अलग अलग टाइप का एक्सप्लोसिव यूज नहीं करते हैं। ये क्यों किया जाता है ऐसे, वही पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है? लेस आउटपुट पर राउंड ऑफ ब्लास्टिंग, चांस ऑफ मिसफायर, कॉस्ट ऑफ ब्लास्टिंग विल बी मैक्सिमम, चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चांसेस ऑफ मिसफायर। अगर अलग अलग मतलब टाइप्स का एक्सप्लोसिव को हम एक ही शॉट होल में डालेंगे, मान लीजिए ये एक शॉट होल है, ये इसको हम अभी ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब ए टाइप का एक एक्सप्लोसिव हम यूज किए, फिर बी टाइप का, अलग अलग टाइप का एक्सप्लोसिव यूज करेंगे, तो उसमें मिसफायर होने का चांस है। क्यों? जैसे मान लीजिए आप मतलब 6th स्टैंडर्ड का बच्चों और 9th स्टैंडर्ड का बच्चों को एक साथ बिठा देंगे, अगर पढ़ाएंगे तो संतुलन रहेगा क्या? क्योंकि सबका मतलब रिसीविंग क्वालिटी अलग रहता है। उसी टाइप का आप सोच सकते हैं कि अगर अलग अलग टाइप का एक्सप्लोसिव को हम एक ही शॉट होल में डाल के ब्लास्टिंग करेंगे, सबका प्रॉपर्टीज अलग है, सबका जो वीओडी अलग है, क्योंकि एक्सप्लोसिव चेंज हो जाएगा तो वीओडी भी चेंज हो जाएगा, तो इसमें मिसफायर होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए एक शॉट होल में अलग अलग टाइप का एक्सप्लोसिव को यूज नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेल्टर shall have a minimum floor area of डैश। जो शेल्टर माइंस में, माइन रूल में प्रोविजन है शेल्टर का, उसमें जो स्टैंडर्ड दिया गया है उसका मिनिमम फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए? 10 स्क्वायर मीटर, 12 स्क्वायर मीटर, 14 स्क्वायर मीटर, 16 स्क्वायर मीटर। तो इसका सही आंसर कितना है? इसका सही आंसर है 14 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी। 14 स्क्वायर मीटर होता है ना? मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, शेल्टर का 14 होता है शायद, 14 होता है। 12 और 14 में कंफ्यूज हो रहा हूँ, 14 होता है, ठीक है, 14 स्क्वायर मीटर होता है। अच्छा, इसमें और एक, ठीक है, इसका आंसर तो पता चल गया, ऑप्शन सी। स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर के बीच में डिफरेंस पता है कि नहीं आपको? स्क्वायर मीटर, जो हम यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ गया है स्क्वायर मीटर, ये बहुत मतलब बच्चे इसको नज़रअंदाज करते हैं। ये है स्क्वायर मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसका बीच में एक जनरल डिफरेंस है। हर जहाँ पे मीटर स्क्वायर हम लिखते हैं वहाँ पे स्क्वायर मीटर लिखेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, देखिए मान लीजिए कोई कहाँ पे लिखा है कि 16 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, और एक जगह पे लिखा है 16 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। इसके बीच में क्या डिफरेंस है? 16 मीटर स्क्वायर का मतलब कि ये 4x4 होगा, 4 मीटर मतलब विड्थ 4 मीटर होगा और लेंथ 4 मीटर होगा। इसको बोलते हैं 16 मीटर स्क्वायर। 16 स्क्वायर मीटर का मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 8 मीटर, 2 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 16 स्क्वायर मीटर। ऐसे भी कर सकते हैं, 4x4 भी कर सकते हैं, 1x16 भी कर सकते हैं, मतलब आपका मर्जी है। आप टोटल 16 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। 8x2 कर सकते हैं, 4x4 कर सकते हैं, 1x16 कर सकते हैं, लेकिन टोटल एरिया 16 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मीटर स्क्वायर लिखा है तो 4x4 ही होगा, उसमें 8x2 नहीं हो पाएगा, 1x16 नहीं हो पाएगा। यही एक बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पॉइंट बियॉन्ड व्हिच मिनरल कैन नॉट बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड डैश। ये बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट के आगे हम मिनरल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। ऑप्शंस क्या क्या है? पाउडर फैक्टर, स्ट्रिपिंग रेशियो, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, लिमिट ऑफ एक्सट्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं कि जिस पॉइंट का आगे हम इकोनॉमिकली यानी कि फायदेमंद नहीं होगा, हम अगर माइनिंग करेंगे मिनरल का तो फायदेमंद नहीं होगा,
फायदेमंद नहीं होगा मतलब नॉट बी इकोनॉमिकली। तो इसका सही आंसर है, जैसे जानते हैं ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का मतलब है कि ये मतलब मैक्सिमम है, इससे आगे अगर आप अगर माइनिंग करते हैं तो वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। स्ट्रिपिंग रेशियो तो जानते हैं कि 1 टन ऑफ ओर को निकालने के लिए जितना क्यूबिक मीटर ऑफ ओवरबर्डन को हमको निकालना पड़ता है उसको बोलते हैं, उस रेशियो को बोलते हैं क्या, स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, मान लीजिए 1 टन और निकालने के लिए 3 क्यूबिक मीटर आपको निकालना पड़ रहा है ओबी, ओवरबर्डन, तो स्ट्रिपिंग रेशियो हो गया 3:1। ठीक है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो मतलब कि ये मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, आपका 3:1 आ रहा है स्ट्रिपिंग रेशियो। मान लीजिए आप 4:1 में काम करेंगे, ये मान लीजिए आपका ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो है, तो 1 टन और निकालने के लिए 4 क्यूबिक मीटर अगर आप ओवरबर्डन निकाल रहे हैं तो ये मैक्सिमम है। इससे अगर ज़्यादा ओवरबर्डन निकालने को पड़ रहा है आपको, तो फिर वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, आपका ओवरबर्डन हैंडलिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और जितना मिलेगा उससे ज़्यादा पैसा आपका खर्चा हो जाएगा वो भी निकालने के लिए। तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, BESR भी उसको शॉर्ट में लिखते हैं, BESR ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। इसी रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ है, तो यही तो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो BESR एंड ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो OSR। अच्छा, हम स्ट्रिपिंग रेशियो और हम जो नॉर्मली स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं और जो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देखिए, स्ट्रिपिंग रेशियो हम क्या जानते हैं कि अभी जैसे डिस्कस किए, 1 टन ऑफ ओर निकालने के लिए जितना क्यूबिक मीटर ऑफ ओवरबर्डन को आपको हैंडल करना पड़ रहा है उस रेशियो को बोलते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, मान लीजिए अभी जो एग्जांपल दे रहे थे, मान लीजिए 3:1, यानी कि 1 टन ऑफ ओर निकालने के लिए आपको 3 क्यूबिक मीटर ओबी को हैंडल करना पड़ रहा है। ठीक है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो मतलब मैक्सिमम 1 टन और निकालने के लिए मैक्सिमम आप कितना निकालने से चलेगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका इकोनॉमिक नहीं होगा, आपका ओबी हैंडलिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और से जो पैसा मिलना था वो कम हो जाएगा। मान लीजिए 4:1, मतलब 3:1 आपका स्ट्रिपिंग रेशियो है, लेकिन मैक्सिमम आप कर सकते हैं 4:1, यानी कि इससे अगर ज़्यादा करेंगे, यानी मान लीजिए 4.5:1 करेंगे, 1 टन और निकालने के लिए 4.5 क्यूबिक मीटर और आपको वो भी निकालना पड़ रहा है, तो फिर वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, आपका वो भी हैंडलिंग में ज़्यादा पैसा चला जाएगा। मान लीजिए 4:1 है आपका ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। तो ये दोनों का बीच में रिलेशन क्या है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि BESR इज इक्वल टू OSR, यानी कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो जो है स्ट्रिपिंग रेशियो वो है, वही क्या नहीं, अलग चीज़ है, तो ये तो गलत है। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो इज ग्रेटर देन OSR, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो है 4:1, आपका नॉर्मल जो स्ट्रिपिंग रेशियो ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो है 3:1, तो इससे बड़ा है कि नहीं, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो हमेशा बड़ा होगा, तो ये सही आंसर है। छोटा तो नहीं होगा ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो हमेशा ग्रेटर देन ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो है। तो इसका सही आंसर इसलिए कितना होगा, सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्यों है। ठीक है, तो BESR इज ग्रेटर देन OSR। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैकर इज कॉमनली यूज्ड टू वर्क इन एसोसिएशन विथ डैश। जो हम लोग स्टैकर यूज करते हैं, स्टैकर, रिक्लेमर, ये सब फाइलिंग के लिए यूज किया जाता है कि नहीं, स्टैकर, रिक्लेमर। तो ये पूछ रहा है कि स्टैकर इज कॉमनली यूज टू वर्क इन एसोसिएशन विथ, यानी कि जनरली स्टैकर के साथ कौन सा इक्विपमेंट को हम लोग यूज करते हैं जनरली। ठीक है, ऐसे जनरली इसीलिए बोला जाता है कि जरूरी नहीं कि हम हर जगह पे ही करते हैं, लेकिन जनरली वही, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि जनरली कैंटीन वगैरह में गैस, इंडस्ट्रियल गैस यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए।
लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरा मतलब हर जगह पे इंडस्ट्रियल गैस ही यूज होता है। कहीं पे कोयला भी यूज होता है, कहाँ कहीं कहीं पे लकड़ी का जो लकड़ी भी यूज होता है, लेकिन जनरली यूज होता है इंडस्ट्रियल जो गैस। ठीक है, तो उसी टाइप का जनरली स्टैकर के साथ कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है? ड्रैगलाइन, बकेट व्हील एक्सकावेटर, शोबेल, पेल लोडर। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग माइंस में जरूर यूज कर रहे होंगे। इस टक्कर के साथ बकेट व्हील एक्सकावेटर ही नॉर्मली यूज होता है, उसका कॉम्बिनेशन ही वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच रेगुलेशन ब्रीफ्स द प्रिकॉशन रिगार्डिंग which regulation briefs the precautions regarding moving parts of machinery? कौन सा मतलब रेगुलेशन, एमएमआर का कौन सा रेगुलेशन प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी के बारे में डिस्कस किया है? रेगुलेशन 174, 173, 170, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन सा रेगुलेशन में प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी? जनरली क्या होता है कि मतलब जो लोग एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो शुरुआत में किताब का एमएमआर का हो, माइन एक्ट का हो, माइन रूल का हो, शुरुआत में सब कुछ अच्छे से याद करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन जो आखिरी आखिरी पेज रहता है ना किताब का, उसको जनरली उतना ध्यान नहीं देते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ज़्यादातर सवाल वहीं से ही आ जाता है। ठीक है, आप इतना पढ़ाई किए, पूरा किताब का 150-200 पेज कंप्लीट कर लिए, आखिरी जो 2-4 पन्ना छोड़ देते हैं, उसी में ही एग्जाम में आ जाता है। इसीलिए उसी को टच करने के लिए मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला हूँ, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी कौन सा रेगुलेशन में ये प्रोविजन है? रेगुलेशन 174, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इस टाइप का रेगुलेशन नंबर भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब इतना सारा क्वेश्चन के बीच में कभी कभी रेगुलेशन नंबर, सेक्शन नंबर और रूल नंबर भी पूछ लेता है। इवन सर्कुलर नंबर भी पूछ लेता है कि ये कौन सा साल का सर्कुलर है, कितना नंबर का है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, आप कोशिश कीजिए कि 2010 के बाद से जनरली जो सर्कुलर आए हैं उस सबको नंबर के साथ आपको याद रखना पड़ेगा, कि टेक्निकल सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2010 या लेजिस्लेटिव सर्कुलर नंबर, वो सब नंबर आपको याद रखना पड़ेगा ईयर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए मिली सेकेंड इज अंडरस्टूड बाय डैश। हाँ, हम लोग जो मिली सेकेंड का बोलते हैं ना, जैसे एमएस का आता है, हम जो ब्लास्टिंग में सब यूज करते हैं, डिले सब मिली सेकेंड में आता है, एमएस में आता है। तो मिली सेकेंड मतलब क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है 1 डिवाइडेड बाय 10⁻²th पार्ट ऑफ द सेकेंड। ऑप्शन बी बोल रहा है 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ पार्ट ऑफ सेकेंड, 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ पार्ट ऑफ सेकेंड, 1 डिवाइडेड बाय 10⁻�6 पार्ट ऑफ सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 मिली सेकेंड मतलब 1 मिली सेकेंड मतलब एक सेकेंड का 1000 भाग से एक भाग, उसको बोलते हैं 1 मिली सेकेंड। मतलब एक सेकेंड को अगर 1000 टाइम में डिवाइड किया जाएगा, तो उसका जो एक डिवीजन होगा, उसका जो एक पार्ट होगा, मान लीजिए 1000 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे एक सेकेंड को 1000 भाग में डिवाइड करेंगे, और उसका जो एक भाग होगा उसको बोलते हैं 1 मिली सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा 1000 इक्वल टू कितना? 10⁻³ तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ पार्ट ऑफ सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड का 1000 भाग से एक भाग को बोलते हैं 1 मिली सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैंडविच कन्वेयर इज ए टाइप ऑफ डैश। जो सैंडविच कन्वेयर होता है वो किस टाइप का कन्वेयर है? ऑप्शन क्या क्या है? हाई एंगल कन्वेयर, केबल बेल्ट कन्वेयर, चेन कन्वेयर, नॉन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर क्या है? सैंडविच कन्वेयर। जानते हैं सैंडविच कन्वेयर हम क्यों यूज करते हैं? बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट में सैंडविच कन्वेयर हम यूज करते हैं, जहाँ पे हाई एंगल रहता है।
ठीक है, तो ये एक हाई एंगल कन्वेयर है। जैसे मान लीजिए ये हाई एंगल कन्वेयर है, ठीक है। हम जो नॉर्मली बेल्ट कन्वेयर यूज करते हैं या जो भी कन्वेयर यूज करते हैं, तो ज़्यादा अगर उसमें एंगल हो जाएगा तो मटेरियल गिर जाएगा कि नहीं, स्लिपे स्पिलेज होगा, स्लिपेज नहीं सॉरी स्पिलेज होगा कि नहीं मटेरियल, गिरता रहेगा मटेरियल। अगर ज़्यादा एंगल हो जाएगा तो ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, तो ऐसे मान लीजिए ऐसे करेंगे तो ये मटेरियल गिर जाएगा कि नहीं, साइड में उस साइड में गिर जाएगा, तो लॉस ऑफ मटेरियल हो जाएगा। लेकिन सैंडविच कन्वेयर एक ऐसा कन्वेयर है जो कि जितना हाई एंगल इवन वर्टिकल में भी वो यूज हो सकता है, और जितना हाई एंगल होने से भी हम उसको यूज कर सकते हैं। क्यों, सैंडविच कन्वेयर जनरली होता क्या है, जैसे आप जानते हैं सैंडविच कन्वेयर में एक टू पैरेलल कन्वेयर रहता है, मतलब दो पैरेलल, जैसे हम नॉर्मली जो कन्वेयर किया एक ही कन्वेयर रहता है, उसके ऊपर मटेरियल जाता है। मान लीजिए ये एक कन्वेयर हो गया, इसके ऊपर और एक कन्वेयर फिर रहता है, और उसके बीच में ही मटेरियल को रखा जाता है। तो सैंडविच जो हम खाते हैं, सैंडविच में क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ इंसर्ट होता है, तो उसको सैंडविच बोलते हैं। दो चीज़ों के बीच में एक उसका बीच में कुछ अगर हम डाल रहे हैं तो उसको सैंडविच बोलते हैं कि नहीं। उसी तरह दो कन्वेयर के यहाँ पे दो कन्वेयर रहता है, जो सैंडविच कन्वेयर में दो मतलब सिंक्रोनाइज्ड कन्वेयर रहता है। जैसे मान लीजिए ये कन्वेयर है, ऊपर में नीचे एक कन्वेयर रहता है, और ये दोनों के बीच में ही मटेरियल को हम लोग ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, ये इसको पकड़ के रखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्पिलेज भी नहीं होता है, मटेरियल गिरता भी नहीं है। तो जब इसको पकड़ के दो कन्वेयर बेल्ट के बीच में मटेरियल को हम पकड़ के ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इसको अगर हम जितना हाई एंगल करने से भी वो गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा, क्योंकि वो तो दो कन्वेयर का बिल्ट बीच में फंसा हुआ है ना। तो उसमें हम लोग हाई एंगल पर्पज में भी यूज कर सकते हैं। सैंडविच कन्वेयर का एडवांटेजेस ही हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सैंडविच कन्वेयर इज ए टाइप ऑफ हाई एंगल कन्वेयर, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following is not a general requirement about mine plan and section? ये पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा ऑप्शन एक माइन प्लान और सेक्शन का जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, जनरल रिक्वायरमेंट का मतलब जो हमारा रेगुलेशन 60 में एमएमआर का रेगुलेशन 16 में 16 नहीं 60 का बात बोल रहा हूँ। रेगुलेशन 60 में जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान एंड सेक्शन दिया है कि नहीं। मतलब अगर आप प्लान और सेक्शन बना रहे हैं तो क्या क्या चीज़ को आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कौन सा चीज़ को शो करना पड़ेगा, वहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप और कुछ लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ आपको मैंडेटरी है, आपको लिखना ही लिखना है, उसको बोलते हैं जनरल रिक्वायरमेंट। इस चीज़ को आपको मेंशन करना ही करना है। तो ये जो ऑप्शन 4 में से हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो एक जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लिखना जरूरी नहीं है स्टैट्यूटरीली, वही पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है, शो द ट्रू नॉर्थ, यानी कि ट्रू नॉर्थ दिखाना पड़ेगा। ऑप्शन बी, शो द स्केल ऑफ प्लान, प्लान का एक स्केल दिखाना पड़ेगा कि कौन सा स्केल में आप बनाए हैं। वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और सुइटेबली सब डिवाइडेड, इसे भी लिखा गया है रेगुलेशन 16 पढ़ेंगे तो उसमें। ऑप्शन सी, लीज नंबर ऑफ द माइंस, माइंस का लीज नंबर क्या है। ऑप्शन डी, ओनर ऑफ द माइंस, माइंस का ओनर कौन है। तो ये चार में से कौन सा एक जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि उसको दिखाना कंपलसरी नहीं है स्टैट्यूटरीली, उसको मतलब दिखाना जरूरी नहीं है। कौन सा, ये ऑप्शन, चार ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लीज नंबर ऑफ द माइन, माइन प्लान में दिखाना एक जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या है जो रेगुलेशन 60 में जो बताया है, तो पहला चीज है तो नेम ऑफ द माइन, मतलब किस माइंस का ये प्लान एंड सेक्शन है। दूसरा चीज है पर्पोज, किस पर्पोज के लिए हम इसको बनाए हैं, ये मतलब सरफेस प्लान है या मतलब वाटर डेंजर प्लान है या कौन सा सेक्शन है, क्या है, मतलब क्यों इसको हम बनाए हैं। जैसे
दूसरा अलग अलग टाइप का प्लान एंड सेक्शन रहते हैं। तो कौन सा पर्पज के लिए हम इसको बना रहे हैं, ठीक है, सरफेस प्लान है कि कौन सा प्लान है, ठीक है। तो पहले पर्पज, उसका नाम, माइंस का ओनर का नाम, उसका ओनर कौन है, फिर ट्रू नॉर्थ दिखाना पड़ेगा उसमें, या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाना पड़ेगा डेट के साथ, एक स्केल दिखाना पड़ेगा जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, और उसका आरएफ दिखाना, कौन सा आरएफ यूज करके आप उसको बनाए हैं, ठीक है। नहीं, सॉरी सॉरी, जो इसमें उस और एक चीज़ भी दिया है कि आप किस माइंस के लिए कितना आरएफ मेंटेन करेंगे। जैसे लार्ज ओपन कास्ट माइंस के लिए 2000:1 है, ठीक है। यानी कि 2000:1 का मतलब क्या है कि ग्राउंड में जो 2000 जितना डिस्टेंस है उसको प्लान में 1 उसको रिप्रेजेंट किया गया है, उसी को बोलते हैं आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है। तो ये सब चीज़ उसमें जनरल रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ उसमें रहना चाहिए। तो लीज नंबर ऑफ द माइन कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिकॉशन इन केस ऑफ सॉकेट, अगर मतलब सॉकेट फॉर्मेशन हो गया ब्लास्टिंग के दौरान, तो क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, वो सब चीज़ कहाँ, कौन सा रेगुलेशन में इसका प्रोविजन है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है रेगुलेशन नंबर याद करने के लिए। रेगुलेशन 167, 168, 164, 169। तो इसका सही आंसर क्या है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको समझाने वाला चीज़ कुछ है नहीं। इसका सही आंसर है रेगुलेशन 168, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इस टाइप का वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए देता हूँ धन्यवाद।